हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईपी क्लासेस। मैं विकास सोनी आईपी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के सेशन के अंदर। तो बताना चाहूँगा कि हम फिज़िक्स फॉर डिफेंस एग्ज़ाम नया कोर्स लेके आए थे, आपको पता होगा, जैसे कि जिसमें हम कंप्लीट फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं यूपीएससी एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, सीडीएस के लिए, और इवन आप अगर 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो भी ये कोर्स आपको बहुत काम आने वाला है। तो हमने इससे पहले ऑलरेडी, आपको पता होगा, 5 पार्ट कर लिए थे। बस थोड़ा सा नेटवर्क के इशू की वजह से लाइव क्लास नहीं लगा पा रहे थे, इसलिए आज की जो ये वीडियो रहेगी ये आपकी रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर रहेगी, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट नंबर 6। तो हमारा ये जो पार्ट है ये 6 पार्ट है। इससे पहले 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख लीजिए। एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ अलग से, फिजिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम्स, उसके अंदर चेक करोगे आपको सभी सीक्वेंस के अंदर मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो इसी के साथ तो हो जाए शुरुआत। एक बार सब बच्चे कमेंट में लेट्स फायर जरूर लिख देंगे। जैसे आप इस वीडियो को देखते हैं, स्टार्ट होने वाली होती है, तो आपने कमेंट में लेट्स फायर वर्ड जरूर लिखना है। इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से बच्चे आग लगाने के लिए तैयार हैं, कौन कौन से बच्चे रेडी हैं इस लेक्चर के लिए। तो कमेंट सबने जरूर करना है। तो आपको याद होगा हमारे इस कोर्स के अंदर, हमारे इससे पहले जो 5 पार्ट थे उसके अंदर हमने बात की थी डायमेंशन एनालिसिस की, जो सबसे लास्ट रिसेंट टॉपिक था। आपको बताओ इससे पहले वाली वीडियो का, जिसने वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप देखिए आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो हम डायमेंशन एनालिसिस के कंसेप्ट को पढ़ रहे थे और उसकी भी एप्लीकेशंस देख रहे थे। तो सबसे पहली एप्लीकेशन हमने ये पढ़ी कि आपको अगर कोई फॉर्मूला गिवन हो, आप कैसे चेक करोगे वो फॉर्मूला सही है गलत। तो हमने उसको डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से चेक कर लिया था। देन हमने उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन में कहा कि अगर हमें कोई वैल्यू दी हो किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में, उसको किसी दूसरे यूनिट में बदलना हो, तो भी हम कैसे यूज करते हैं डायमेंशन के कंसेप्ट को। एंड थर्ड एप्लीकेशन थी कि कैसे आप कोई फॉर्मूला ड्राइव करोगे, कोई फॉर्मूला बनाना हो आपको, तो ये भी हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया था। जस्ट एक रिकैप है, ये लास्ट टॉपिक था जो लास्ट वीडियो में पार्ट 5 के अंदर खत्म हुआ था। क्या कि कैसे आपको कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि हमें फॉर्मूला किसका ड्राइव करना है। लेट अस सपोज इस एग्जांपल में हमें कहा गया कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप ड्राइव करें। तो आपको ऐसी सिचुएशन में ये दिया जाएगा, ये गिवन होगा कि जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कहा गया कि टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पर डायमेंशन का कंसेप्ट लगाया था, आपको याद होगी पीछे वाली वीडियो में। तो इसी के जैसे एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं आज। तो लेट अस सपोज आपको कहा गया, मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ। लेट अस सपोज आपको क्या कहा गया कि आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन अ पार्टिकल। एक पार्टिकल है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है, हमें उस फोर्स का फॉर्मूला बताना है, ठीक है ना। फोर्स ऑन अ पार्टिकल विच इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, which is moving in circular path, ठीक है। वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और आपको बताया गया कि जो फोर्स है ना, दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन, आपको ये बताया जाएगा, डिपेंड्स अपॉन, लेट अस सपोज आपको कहा गया कि मास ऑफ द पार्टिकल पे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल से जिससे वो मूव कर रहा है, एंड लास्ट रेडियस। इन 3 फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। आपको सिर्फ ये कहा गया कि जो फोर्स नाम का जो ये का टर्म है पार्टिकल के लिए, इसका फॉर्मूला बना के बताएं, और उस फॉर्मूले के अंदर मास, वेलोसिटी और रेडियस क्या आएगा नहीं आएगा ये आपको उसके बारे में बता रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे डायमेंशन के कंसेप्ट से। अब यहाँ देखिए आपको इनडायरेक्टली बोल दिया कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे, मास पे भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, और रेडियस पे भी। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि वो मास पे डायरेक्टली है डिपेंडेंस, इनवर्सली है मास के स्क्वायर के या मास के क्यूब के, ऐसे ही वेलोसिटी के साथ किस तरह का रिलेशन है, रेडियस के साथ किस तरह का रिलेशन है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेट कि जो फोर्स है वो लेट अस सपोज डिपेंड करता है मास की पावर ए। हमने कोई भी पावर ए मान ली, हमें ए की वैल्यू भी नहीं पता। हमने मान लिया कि वेलोसिटी की पावर बी पे डिपेंड करता है, एंड वो रेडियस की पावर सी पे डिपेंड करता है। हमने ये लिख लिया। देन इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं और यहाँ पर लगाते हैं कांस्टेंट। ध्यान दीजिए ये कांस्टेंट एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो बाकी चीज एज इट इज लिख देता हूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब अगला स्टेप क्या था, जितनी भी क्वांटिटीज आपको दिख रही हैं सबके डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए। यहाँ पर फोर्स है और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 T माइनस का 2। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया है। के एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस मतलब जिसका डायमेंशन नहीं है, तो इसका डायमेंशन नहीं है छोड़ देते हैं।
m यहाँ पर मास है और मास के लिए आप सब बच्चों को पता होगा m1 होता है, इसकी पावर a को एज इट इज रख दीजिए। वेलोसिटी का होता है आपको पता हो L1t माइनस का 1, पावर इसकी b है, एज इट इज रख दीजिए। रेडियस एक लेंथ होती है तो L1 लिखा एंड पावर क्या है c है। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कौन सा m1 L1t माइनस का 2 एज इट इज, और यहाँ पर देखिए m की पावर a हो गई क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से देखिए l की पावर b, t की पावर माइनस का b क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड l की पावर c। अब क्या करता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखता हूँ, राइट हैंड साइड वालों को जो भी टर्म कॉमन बेस वाली उनको इकट्ठा रखता हूँ। जैसे देखें ये L वाला है, ये भी L वाला है, तो यानी क्या हो गया, L की कंबाइंड पावर होगी B प्लस C, T की पावर आपके पास क्या है माइनस का B, ठीक है ना। इस तरह से आपने एक इक्वेशन बना लिया। अब अगर आपको याद हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो क्या बोलता है कि कोई इक्वेशन तभी सही होगी जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस बराबर हो। तो क्या कीजिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो लेफ्ट और राइट के डायमेंशन कब बराबर होंगे, जब यहाँ पर m की पावर क्या है a है और यहाँ क्या है 1, ये दोनों बराबर हो, इट मीन a मस्ट बी इक्वल टू 1। दूसरा यहाँ पर l की पावर क्या है b प्लस c और उधर क्या है 1 है, तो b प्लस c मस्ट बी इक्वल टू 1। यहाँ पर t की पावर माइनस का b है, उधर क्या है माइनस का 2। तो यानी यहाँ से आपके पास 3 इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन से तो डायरेक्ट पता लग ही गया कि a की वैल्यू 1 है, यहाँ से पता लग गया कि b की वैल्यू 2 है, और यहाँ से आप c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्या आएगा 1 माइनस का b, इट मीन 1 माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू -1। तो आपके पास a b c का वैल्यू आ चुका है। कुछ नहीं करना, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फोर्स इज इक्वल्स टू k, m की पावर कितनी है 1, यानी यहाँ लगा दिया 1, v की पावर b है दैट इज 2, और r की पावर c है दैट इज -1। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि एज इट इज m की पावर पॉजिटिव में 1 है यानी ऊपर होगा, ठीक है ना। v का भी पावर पॉजिटिव है, ये भी ऊपर होगा, लेकिन r की पावर -1 है तो नीचे ले गया। तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला बन गया क्या, k mv²/r। इससे एक चीज तो पता लगी कि जो फोर्स का फॉर्मूला है एक रिवॉल्विंग पार्टिकल पे जो लग रहा है वो मास के डायरेक्टली है, वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली है, और रेडियस के इनवर्सली है। स्टार्टिंग में हमने माना था, यहाँ पर हमें कुछ नहीं आइडिया था कि किस तरह का डिपेंडेंस है, लेकिन लास्ट में हमने ड्राइव कर लिया उसका एग्जैक्ट रिलेशन। हालांकि जो फैक्टर k है इसकी हम एक्सपेरिमेंट से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब चेक करते हैं इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 ही मिलती है, तो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला बनता है वो बनता है mv²/r, और ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से आप डायमेंशन के कंसेप्ट की हेल्प से किसी भी फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। अभी लिमिटेशंस भी होंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या सभी फॉर्मूलाज को ही हम ड्राइव कर सकते हैं, वो सब चीजें बात करेंगे, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी कांस्टेंट। आप किसी भी कांस्टेंट के डायमेंशंस को निकाल सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस के कांसेप्ट से। 2 एग्जांपल से इसको समझते हैं, दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मैं पहले सिंपल सा एग्जांपल है। तो एग्जांपल नंबर 1, आपको पता हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना। अब जब आप जब आप न्यूटन्स का लॉ पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा है अगर आप बच्चा हो, तो फोर्स होता है g, 2 ऑब्जेक्ट्स का मास जिनके बीच में ये फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पर g है एक कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है तो क्या करूं, मैं सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज करता हूँ। देखिए फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। यहाँ से मैंने सिंपल g का फॉर्मूला बना लिया। यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता हो आपको, m1 L1t माइनस का 2। ये इंपॉर्टेंट है, फोर्स का बहुत बार काम आता है इसलिए याद कर लीजिए। रेडियस एक टाइप की लेंथ है और इसका स्क्वायर है, तो मैंने इसको लिख दिया L2 डिवाइड बाय, ये भी मास है ये भी मास है, तो सिंपली मैं इसको लिख देता हूँ m2। अब इसको फर्दर सोल्व करें तो अब मुझे बता दीजिए m2 है ऊपर 1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा m की पावर -1, ठीक है ना। l की पावर कितनी हो चुकी है, ऊपर 3 हो चुकी है क्योंकि 1 और 2 3 है, और t आपके पास -2 है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारी लास्ट वीडियो में हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का किया था, तो शायद बाई चांस ऊपर जाना था, नेगेटिव होना था, मतलब -1 आना था, हमने -2 लगा लिया। वो कैलकुलेशन को करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। लास्ट पार्ट में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ऊपर जाते टाइम हमें माइनस का यूज करना था, साइन प्लस का कर बैठे थे, तो थोड़ी सी गलती हो गई थी, आप उसको सही कर लेना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का शायद m1 L1t -1 करके था, कुछ इस तरह से था डायमेंशन, ठीक है, L-1t -1 करके था, उसको आप सही कर लेना। तो इस तरह से आपने यहाँ पर g का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ध्यान से सुना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा रिवाइज करें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास लेट अस सपोज कुछ ऐसे टर्म्स लिखी हुई हैं, कोई इक्वेशन है,
कितनी भी टर्म्स हो, मान लेते हैं एक्स वाई जेड, और यहाँ पर मान लेते हैं के है, इस तरह से कोई इक्वेशन लिखिए, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि ये इक्वेशन तभी करेक्ट होगी, तभी डायमेंशनली करेक्ट होगी, जब इसके अंदर आने वाली ये जितनी भी टर्म्स है, देखिए आप प्लस कर रहे हो तो यानी ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला मस्ट बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। जो डायमेंशन फॉर्मूला एक्स का होगा वही वाई का होगा, वही जेड का होगा, वही के का होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। मैंने लिखा फोर्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना जरा, मैंने लिखा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्स, मैंने लिखा मास इनटू एक्स प्लस में y इंटू टी स्क्वेयर, मैंने एक इक्वेशन लिख दी इस तरह से, और आपको बताया भैया ये जो f है ना ये फोर्स है, ठीक है, और ये जो आप m लिख रहे हो ये क्या है, ये मास है, और जो t लिखा ये कोई टाइम दे रखा आपको, ठीक है, और x और y कोई दो कांस्टेंट है, x और y दो कांस्टेंट है, हमें इनका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। ये जो आपके पास x है और ये जो y है इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। कैसे ड्राइव करें ये, बहुत ही सिंपल है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मुझे ये बताएं कि इधर आपके पास F है मतलब फोर्स है, और यानी इनको सोल्व, राइट हैंड साइड वाली चीजों को सोल्व करने के बाद फोर्स आया। अब देखिए राइट हैंड साइड में तो दो टर्म ये वाले देखिए एम एक्स और वाई टी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, ऐड हो रहा है, और ऐड कौन सी चीज होती है, जिनका नेचर सेम हो, यानी इसका और इसका नेचर सेम होना चाहिए, तभी तो आपके पास फोर्स जैसा नेचर आएगा। इट मीन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि ये जो टर्म अकेली है, ये जो टर्म आपको दिख रही है, ये जो टर्म दिख रही है, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तभी ये करेक्ट होगी। मैं लिख देता हूं इसका रिजल्ट कि डायमेंशन ऑफ एफ must be equals to dimension of mx के कंबाइन इज मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ yt स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी के बेस पे सबके डायमेंशन फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं। अगर मुझे x का पूछा जाए तो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, मुझे बताएं इन दोनों को कंपेयर करने से आ जाएगा। मुझे अगर x का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए तो क्या करूंगा मैं, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ F और डिवाइड बाय m चला जाएगा इसके, है ना। फोर्स का तो आपको पता होगा m1 L1 T माइनस का 2 डिवाइड बाय मास का m1 आ गया, m1 से m1 कैंसिल, आपके पास आ जाएगा L1 T माइनस का 2। तो इस तरह से मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, x का। देखिए कुछ करना ही नहीं पड़ा, जस्ट कंपैरिजन किया। और अगर मुझे चाहिए y का, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला तो दोनों का भी बराबर होगा। इट मीन डायमेंशन ऑफ जो f है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर yt स्क्वायर। तो यहाँ से y का निकालते हैं तो डायमेंशन ऑफ y जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा मुझे बता दो, वो डायमेंशन ऑफ f डिवाइड बाय t स्क्वायर। अब फोर्स का आपको पता है, अब ये भी याद किया था, m1 L1 T माइनस का 2 डिवाइड बाय T2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का बना देगा ना, तो m1 L1 T माइनस का 4। इस तरह से आप डायमेंशन फॉर्मूला y का भी निकाल सकते हो। इस तरह से कोई इक्वेशन दी हो आपको, उसमें जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं बीच में कांस्टेंट, उनके डायमेंशन निकाले जा सकते हैं। एक एग्जांपल और समझते हैं, ठीक है, सारा ये फंडा क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं मुझे कहा गया कि वेलोसिटी, ये ध्यान देना, ये v वेलोसिटी का है, ठीक है ना, आपको मैं बताऊंगा अभी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ax प्लस bt प्लस c प्लस t डिवाइड बाय d। एक इक्वेशन ऐसे मैंने बड़ी सारी लिख दी ना, लेकिन है बड़ी सिंपल सी, ठीक है। ये इस तरह से एक इक्वेशन है, और आपको मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जो v है इसका मतलब है वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर x है, इसका मतलब है डिस्टेंस, x कोई डिस्टेंस है, और t यहाँ पर आपको जो भी दिख रहा है इक्वेशन में वो टाइम है। लेकिन यहाँ पर चार कांस्टेंट है, a एक कांस्टेंट है, b एक कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट है, d एक कांस्टेंट है। इन चारों के डायमेंशन फॉर्मूला बताने बेहद सिंपल, वही अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये इक्वेशन तभी सही होगी जब इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका और ये पूरे का डायमेंशन बराबर हो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तभी तो वैलिड होगा, क्योंकि सेम टाइप की टर्म्स जुड़ेंगी तभी तो आंसर आएगा। अब आंसर में वेलोसिटी है, यानी ये भी वेलोसिटी वाला टर्म है, ये भी वेलोसिटी वाला और ये भी वेलोसिटी वाला, तो लगा देते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी डायमेंशन ऑफ v मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ax must be equals to dimension of bt must be equals to dimension of c plus t डिवाइड बाय d। इस इक्वेशन का यूज करके आप किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। लेट अस सपोज मुझे पहले तो a का निकाला है, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया। अब मुझे बताओ कंपेयर करके क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ, मुझे अगर a निकालना है तो x को इधर डिवाइड में ले जाऊं, तो डायमेंशन ऑफ v डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा x। वेलोसिटी का क्या होता है बेटा, L1 T माइनस का 1, और x भी एक डिस्टेंस है तो L1 आया यहाँ से, तो L1 ने L1 को कैंसिल कर दिया, तो आपके पास सिंपली बच गया T माइनस का 1। ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, a का।
इसी तरह से बी का निकालते हैं, बी का भी बड़ा आसान है। ऐसे इनको कंपेयर कर दो, पहले और तीसरे को, तो डायमेंशन ऑफ वी मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी, है ना। यहाँ से हमें बी का चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ बी किसके इक्वल आएगा, टी डिवाइड में चला जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ वी डिवाइड बाय टी, वेलोसिटी का वही आपको पता होगा L1 t माइनस का 1, और नीचे एक टाइम है, तो ये नीचे वाला टाइम जब ऊपर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो ये बन जाएगा L1 आपके पास, ठीक है ना, t माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप b का भी निकाल सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर एक लॉजिक लगेगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पर चीजें थोड़ी सी मोल्ड हो जाएंगी। अब मुझे बताओ कि आप c और t को जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो। अब ऐड तो चीजें तभी होती है जब डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। इट मीन c और t तभी ऐड हो पाएंगे जब डायमेंशन ऑफ c मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ t, है ना। टाइम में तो टाइम जुड़ते हैं। अब यानी ये तो मुझे पता है टाइम है, तो c भी एक टाइम होना चाहिए, तभी तो वो जुड़ रहे हैं। इस इट मीन डायमेंशन ऑफ c आपने निकाल लिया, क्या होगा, t1, ठीक है। इस तरह से आपने निकाल लिया t1। अब बड़ा आसान है। अब देखिए, अब फर्स्ट और लास्ट का यूज करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ v मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c प्लस टी डिवाइड बाई डी। अब देखिए, ये भी टाइम, ये भी टाइम, टाइम में टाइम ऐड करेंगे तो ऊपर टाइम का ही बचेगा, मैंने सीधा लिख दिया t1 डिवाइड बाई डी, डी का तो मुझे निकालना है, तो डी को मैं ऊपर ले जाता हूँ, उसको डिवाइड में ले आता हूँ, तो डायमेंशन ऑफ जो डी आएगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू t1, और डिवाइड में ये v वाला डायमेंशन इधर डिवाइड में आ जाएगा, और वेलोसिटी का आपको पता होगा L1 t माइनस का 1। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, देखिए L ऊपर जाके माइनस का 1 हो गया, t ऊपर जाके प्लस का बन जाएगा, तो t स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से आपने d का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया। इस तरह की इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है ना। और लॉजिक यही है, आपने उस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं सबको इक्वेट करना है, सबके डायमेंशन फॉर्मूला को इक्वेट करना है, और माइंड में यही रूल रखना है कि डायमेंशन एनालिसिस के अंदर चीजें तभी जुड़ पाएंगी, तभी सब्ट्रैक्ट हो पाएंगी जब उनका डायमेंशन क्या हो, सेम। ठीक है, इतने गुणगान कर लिए हमने डायमेंशन एनालिसिस के। भी हाँ, डायमेंशन एनालिसिस के फायदे हैं सर, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है भाई। इसकी लिमिटेशन क्या है, देखें, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन कंसेप्ट। पहला लिमिटेशन आपका, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। आप डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से कभी भी जो बीच में कांस्टेंट आते हैं उनके बारे में नहीं बता सकते। जैसे आज की ही वीडियो में हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, F इज इक्वल्स टू kmv स्क्वायर बाय r, इस तरह से ड्राइव किया। अब ये k क्या था, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट था। क्या डायमेंशन के कंसेप्ट से आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी? ये तो आपको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट मीन डायमेंशन एनालिसिस कभी भी आपको इस डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता इसकी वैल्यू कितनी है, ये आपको एक्सपेरिमेंटली ही पता करना पड़ता है, ठीक है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा, ये जो मेथड है ये अप्लाई नहीं कर सकते एक ऐसी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता हो, जैसे साइन थीटा आता हो, कोस थीटा आता हो, टेंजेंट थीटा आता हो, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आता हो, या फिर ई की पावर में कोई फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको बोल देते हैं, ठीक है ना। तो उनको ड्राइव नहीं किया जा सकता किस मेथड से, डायमेंशंस की मेथड से। तीसरी लिमिटेशन क्या है, इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू इक्वेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। अभी तक हमने जो एग्जांपल देखे, जैसे इसी एग्जांपल में हमने कहा था कि फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे। आपको 3 फैक्टर बताएंगे कि इन तीनों पे डिपेंड करता है। अगर 3 से ज्यादा हो तो डायमेंशन एनालिसिस वहां पर काम नहीं करता। तो यानी ये इसके लिमिटेशन है कि अप टू 3 क्वांटिटीज का डिपेंडेंस बताए तो हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं। एंड फोर्थ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इट कैन चेक ओनली वेदर अ फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। इट कैन नॉट टेल अबाउट वेदर द रिलेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट और नॉट। क्या कह रहा है, ये सिर्फ यही बताता है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, एग्जैक्टली वो करेक्ट है या नहीं है। कैसे, अब लेट अस सपोज मैं यही फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू लिखता हूँ, K की जगह मैंने हाफ वैल्यू लिखा, लेट अस सपोज mv स्क्वायर बाय r, फिर मेरा मन बदल गया, मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया 5 mv स्क्वायर r। थोड़ी देर बाद मैंने लिख दिया F इज इक्वल्स टू सिंपली mv स्क्वायर बाय r, फिर मैंने एक जगह लिखा F इज इक्वल्स टू 25 mv स्क्वायर r। अगर आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस चेक करो, ये इक्वेशन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसका तो कोई आपको पता है डायमेंशन होगा नहीं हाफ का, तो दोनों तरफ के डायमेंशन सेम आएंगे। डायमेंशनली ये भी करेक्ट होगा, डायमेंशनली ये भी करेक्ट होगा, डायमेंशनली ये भी करेक्ट होगा। लेकिन ये चारों की चारों क्या इक्वेशन सही है? इनमें सिर्फ सही ये है, लेकिन डायमेंशन वाले ने तो इसको भी सही बताया, इसको भी सही बताया, इसको भी सही बताया, है ना। इट मीन डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे हम जो करेक्टनेस बताते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट बताते हैं कि भी हाँ डायमेंशंस के अकॉर्डिंग करेक्ट है। एग्जैक्टली ये एब्सोल्युटली ये करेक्ट है या नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है,
ठीक है, तो ये थी कुछ लिमिटेशंस हमारे डायमेंशन के कंसेप्ट की। आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो भैया लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अच्छा, अब कदमों को बढ़ाते हैं, हमारे अगले कंसेप्ट पे ले चलते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं डिफेंस एग्जाम्स के अंदर और ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं इन चीजों को, लेकिन अब आपने इन चीजों को ध्यान देना है। ठीक है ना, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि हर बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आता है। 2019 में भी आया था, आगे भी दिख सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक बेसिक कंसेप्ट है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, जनरली ज्यादातर इन चीजों को स्किप कर दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर इस कोर्स में एक भी चीज को भी स्किप नहीं करने वाले। तो सबसे पहला है हमारा, वो देखिए क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किसको बोलते हैं? लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, काउंट का मतलब गिनना। कोई इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना गिन पाता है उसी को तो उसका लिस्ट काउंट बोलेंगे। अब जैसे मैंने इस डायग्राम में देखी, दो स्केल ले रखे हैं, एक ऊपर दे रखा है एक नीचे। अब यहाँ पर देखिए मार्किंग क्या कर रखी है, 0 सीधा 1 है, फिर 2 है, ये 3 है, ये 4 है। लेट अस सपोज इस तरह से नंबरिंग है और ये सेंटीमीटर्स में। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो ऊपर वाला स्केल है, इसकी हेल्प से मुझे एक्यूरेट मेजर करना है, तो ये बता सकता है कि 1 या 2 या 3 इस तरह से, है ना। इसके अलावा तो नहीं बता पाएगा क्योंकि और कोई नंबर ही नहीं है इसके पास। यानी कम से कम ये इसका छोटे से छोटा डिवीजन इतना है, देख लीजिए 0 से लेके 1, यानी ये कम से कम 1 सेंटीमीटर तक सही बता सकता है विद एक्यूरेसी। और अगर मैं दूसरे नीचे वाले स्केल की बात करूं तो उसमें भी देखिए 1 सेंटीमीटर के अंदर भी 10 डिवीजन बना रखे हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 इस तरह से बना रखी है। यानी इसका सबसे छोटा हिस्सा कौन सा हुआ, ये सबसे छोटा इतना मेजर कर सकता है। देख लो ये छोटा सा कितना, मैं देखता हूं तो ये 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10, यानी ये हुआ 0.1 सेंटीमीटर। यानी ये जो स्केल है ना नीचे वाला, ये 0.1 सेंटीमीटर को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो यानी क्या फर्क हुआ ऊपर वाले इंस्ट्रूमेंट में और नीचे वाले इंस्ट्रूमेंट में, यानी दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो दोनों अलग अलग हैं। इसका जो कम से कम मेजर करने वाली वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर है और ये कम से कम 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। तो इसी चीज को कोई इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटे से छोटा कितना मेजर कर सकता है एक्यूरेटली, उसी को हम उसका लिस्ट काउंट बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसी को उसका लिस्ट काउंट या उसका रेजोल्यूशन कहा जाता है। एक ही वर्ड है, ठीक है ना। जैसे ऊपर वाले का लिस्ट काउंट कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से छोटा अगर हो ये उसको करेक्टली नहीं बता पाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो मार्क लगा हुआ है मुझे पता है, लेकिन उससे छोटा हो तो, जैसे मैं बोलता हूँ कि यार इतनी सी चीज है आपको मेजर करना है, अगर आप ऊपर वाले स्केल से मेजर करोगे तो ये दिखाएगा यार इसकी वैल्यू जब कंपेयर करेंगे तो 1 से कुछ कम है, आपको रफ लिखना पड़ेगा, मे बी ये 0.4 हो या 0.5 हो। लेकिन अगर इसी चीज को नीचे वाले स्केल से अगर आप मेजर करते हो तो थोड़ा सा और ज्यादा करेक्ट बता सकते हो कंपेयर करने के बाद, यानी 0.3 की थोड़ा सा आगे है या 0.4 से थोड़ा पीछे, ठीक है। तो ये होता है लिस्ट काउंट। मेरी बात को समझ पा रहे हो, किसी इंस्ट्रूमेंट ने कम से कम कितना मेजर करना है, उसका सबसे छोटा वैल्यू, मेजरेबल वैल्यू, उसको लिस्ट काउंट कहा जाता है। अब कुछ लिस्ट काउंट्स आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, कुछ लिस्ट काउंट डायरेक्ट याद होनी चाहिए। क्लियर, चलिए वन बाय वन उनको देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें रोलर स्केल, जो हम नॉर्मली स्कूल्स के अंदर यूज करते हैं, आपने देखा होगा, आपको पता होगा बेटा कि उसके अंदर सबसे पहला डिवीजन अगर 0 का है, उसके बाद 1 का लिखा होगा अगर सेंटीमीटर, तो बीच में 10 ऐसे और डिब्बे बना दिए जाते हैं। 10 होते हैं टोटल डिब्बे। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिवीजन बना रखे हैं, तो हर एक छोटा डिवीजन कितना मेजर करता है, बोलेंगे सर हर एक डिवीजन करेगा 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10, यानी 0.1 सेंटीमीटर, जिसको कि आप मिलीमीटर भी बोलते हो। तो एक रूलर जो स्केल होता है उसका लिस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर तक की एक्यूरेसी है। 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर बता सकता है, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 6, 7, 8, 1 सेंटीमीटर, 1.1, 1.2, इस तरह से ये मेजर कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। और जब भी इस स्केल से अगर आप कोई रीडिंग मेजर करते हो, अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिख रखा है कि 0.2 सेंटीमीटर है, इसको आप सिंपली 2 मिलीमीटर लिख रहे हैं, यानी ये इसी से मेजर किया हुआ है ना। यानी डेसिमल के बाद भी एक इसकी एक्यूरेसी है। चलिए उसके बाद आता है बेटे एक वर्नियर कैलिपर नाम से एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, ये इससे भी अच्छा है, इसकी लिस्ट काउंट ना अब रोलर स्केल से भी 10 गुना कम है। मतलब 10 गुना का मतलब उस वैल्यू को 1 मिलीमीटर को भी अगेन 10 से डिवाइड कर दो, यानी इससे भी ज्यादा एक्यूरेट है। ये 0.1 मिलीमीटर को भी मेजर कर सकता है। सोच लो 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा, यानी अगर मैं बोल दूं कि 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के अंदर आपने 100 छोटे छोटे हिस्से कर लिए और एक छोटा सा हिस्सा कितना मेजर करेगा 0.1, तो ये लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का।
फिर बारी आती है एक और इससे भी ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट जिसको कहा जाता है स्क्रू गोज। और ये जो स्क्रू गोज नाम का इंस्ट्रूमेंट है ये आपके बालों की थिकनेस तक को मेजर कर सकता है, कागज की मोटाई कितनी है उसको मेजर कर सकता है, और इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है ना, यानी 1 मिलीमीटर का भी 100वां हिस्सा या 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा उसको भी मेजर कर सकता है। फिर आती है बारी एक स्फेरोमीटर नाम से भी इंस्ट्रूमेंट रहता है, फिजिक्स लैब में जनरली मिल जाते हैं। इसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 मिलीमीटर। देख लीजिए कैसे लिस्ट काउंट कम होते जा रहे हैं। आप सोचना जरा, जिस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जितना छोटा होगा वो उतना एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, आप उससे एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक सिंपल एग्जांपल लिखा, ध्यान से सुनना, मैं अब मिलीमीटर में वैल्यू लिख रहा हूं। मैंने एक जगह लिखा कि किसी ने मेजर किया है 1 मिलीमीटर, किसी ने मेजर किया है 1.1 मिलीमीटर, किसी ने मेजर किया है 1.11 मिलीमीटर और एक ने मेजर किया 1.111 मिलीमीटर। तो देखिए मुझे बताओ ज्यादा जो ना एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है, ज्यादा करेक्ट वैल्यू कौन सी है? तो ये जो लास्ट वाली है ना सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। और बता सकते हो कि कौन सा किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर हुआ है? देखिए ये मिलीमीटर में तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक, देख लीजिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक, यानी ये स्फेरोमीटर से मेजर किया हुआ है। ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यानी ये आपका स्क्रू गोज से है, ये वाला वर्नियर कैलिपर से और ये वाला मीटर स्केल से। ठीक है ना, आइडिया लग गया होगा आपको, पता लग जाता है कि किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए। ऐसी अगर वेइंग मशीन की बात करें, जनरली जो आपने देखा होगा अगर हमारे घरों में आसपास होता है तो 0 से लेकर 10 किलो तक 10 डिवीजन बने होते हैं, मतलब इसमें एक छोटा से छोटा हिस्सा होता है वो 1 किलो को मेजर करता है। तो इसका लिस्ट काउंट सिंपली 1 kg है ना, इससे कम नहीं बता पाता ही। ठीक है, उसके कम बताना है तो तुक्का मारना पड़ेगा, आइडिया मारना पड़ेगा। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इस तरह से आजकल डिजिटल भी देखे होंगे मार्केट के अंदर, दुकानों पर पड़े होते हैं, सुनार की दुकानों पे होते हैं, क्योंकि उनको किलो की बजाय उससे भी छोटे मेजर करने होते हैं। तो यहाँ पर आप जब रीडिंग देखते हो तो वो 1 ग्राम तक बता सकता है। ठीक है ना, इसका लिस्ट काउंट होता है 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम तक की भी एक्यूरेसी बता देते हैं। फिर बात करें रिस्ट वॉच की, हमारे हाथ की जो घड़ी है उसकी सबसे छोटी नीडल होती है सेकंड वाली। तो क्या वो आपको आधा सेकंड बताती है? नहीं ना, वो आपको बताती है 1 सेकंड, फिर अगले 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। उसका सबसे छोटा डिवीजन होता है 1 सेकंड, तो इसका लिस्ट काउंट होता है 1 सेकंड। फिर बारी आती है स्टॉप वॉच की, लेकिन ये थोड़ा सा एक्यूरेट है। आपने देखा होगा 1 सेकंड का भी 100वां हिस्सा बता देती है। आपने देखा होगा बहुत फास्ट चलता है, जैसे 0.123 करके 99 तक पहुंचते हैं, फिर 1 सेकंड हो जाता है। तो यानी इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेकंड। आपको ये लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। जनरली देखिए जो ऊपर वाले 4 थे ये मोस्ट इंपोर्टेंट थे, इनका आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन कितना मेजर कर सकता है एक्यूरेटली। ठीक है, चलिए जी, एक्यूरेसी का थोड़ा बहुत आइडिया पता लग गया होगा, सॉरी लिस्ट काउंट का आइडिया पता लग गया होगा क्या होता है लिस्ट काउंट। अच्छा, उसके बाद एक टर्म और है, ध्यान देना, छोटी छोटी टर्म्स है, पता होनी चाहिए। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट का देखिए, जैसे इसी डायग्राम को देखिए जरा, आपको बोला जाए कि इस तरह से किसी को एरो फेंकनी है और एरो जाके डायरेक्ट बीचों बीच वाले पॉइंट पे लगते हैं, बोलेंगे यार ये यार बंदे की एक्यूरेसी तो देखो यार, सारे के सारे निशाने एकदम से बीच में लगाए, यानी ये हमारा मेन मार्क था बीच वाला, और हमने जो मार्क के पास एरो को भेजा वो सीधा ही उस मार्क पे जाके लगा, है ना, तो इसको बोलते हैं कि एक्यूरेट है एकदम। तो अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब क्या, इट रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास कोई चीज है, उसकी कोई एक ट्रू वैल्यू है, आप उसको मेजर कर रहे हो, और जब आपने देखा कि आपकी मेजर की हुई वैल्यू ट्रू को बहुत ज्यादा नजदीक है, आपको कहा गया कि ये जो ब्लॉक है ना, जब हमने इसको एक बहुत ज्यादा एक्यूरेट मशीन से मेजर किया तो ये 20 kg का था, और आपको बोला कि आप अपनी मशीन से मेजर करो, तो मैंने जब इसको अपने तरीके से अपनी मशीन से मेजर किया तो मेरी वैल्यू लगभग यही 90.99। तो मैं बोल सकता हूँ यार देखो कितना नजदीक आ गया, 20 kg के बहुत पास में, यानी ये मेरी वैल्यू भी लगभग एक्यूरेट है, एक्यूरेसी के पास है। और एक आदमी ने मेजर किया और उसका आया 17.27। तो बताओ क्या कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, ये वाला या ये वाला? बोलेंगे सर ये जो पहले जिसने मेजर किया था ये एक्यूरेट है, बी वाला एक्यूरेट नहीं है। तो यानी आपकी ट्रू वैल्यू के जो सबसे नजदीक वैल्यू होगी उसको हम एक्यूरेट वैल्यू बोलेंगे, एक्यूरेसी बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, आपको कहा गया कि किसी का ट्रू मास 25.67 किलो है, ये इसका ट्रू मास है, और क्या करते हैं, कोई एक स्टूडेंट मेजर करता है, उसने मेजर किया 25.61 और एक स्टूडेंट है उसने मेजर किया 25.65 kg। अब मुझे बताओ दोनों में ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? तो आप देखेंगे सबसे पहले कि ट्रू वैल्यू के सबसे नजदीक कौन सी। अब ये है 0.67, ये 0.61, ये है 0.65, तो आप बोलेंगे सर नजदीक तो ये बी वाले का है, तो बिल्कुल ठीक है, यानी जो स्टूडेंट बी है वो ज्यादा एक्यूरेट मेजर कर पा रहा है, किससे मेजर कर पा रहा है, ए के कंपैरिजन में। ठीक है ना, तो एक्यूरेसी का मीन क्या है, आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है, दैट इज एक्यूरेसी। जितना ज्यादा नजदीक होगी उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद बढ़ चलते हैं अगली टर्म पे, दैट इज प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट। प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट और एक्यूरेसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्या है देखिए,
इट रेफर्स टू द लिमिट टू विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की लिमिट, ये टोटली डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे, टोटली डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे। कैसे, मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के साथ। अब मान लीजिए आपको कहा गया कि एक बच्चे ने टाइम को मेजर किया 3.6 सेकंड, एक ने मेजर किया 3.69 सेकंड, एक ने मेजर किया 3.695 सेकंड। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा प्रिसाइज, मतलब सबसे ज्यादा जानकारी किस वैल्यू में है? क्या 3.6 में, क्या 3.69 में, क्या 3.695 में? बोले सर सी वाला सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि डेसिमल के बाद भी 3 डिजिट तक ये एक्यूरेसी शो कर रहा है, 3 डिजिट के बाद भी बहुत अच्छे से बता रहा है। इट मीन दिस इज मोर प्रिसाइज एंड प्रिसिजन टोटली डिपेंड अपॉन लीस्ट काउंट। किसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतना प्रिसिशन उसका अच्छा होगा। ये चीज ध्यान में रखना, किसी इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट कम होगा प्रिसिशन उसका उतना अच्छा होगा। जैसे अभी पीछे वाले आप डायग्राम में ध्यान दें, जो मैंने आपको रूलर एक सिंपल स्केल बताया, एक वर्नियर स्केल बताया, एक मैंने स्क्रू गोज बताया, एक स्फेरोमीटर बताया, उन सब में स्फेरोमीटर का लिस्ट काउंट सबसे छोटा था, आपको याद होगा 0.001 मिलीमीटर, यानी ये लिस्ट काउंट था स्फेरोमीटर का, तो सबसे ज्यादा प्रिसिशन उसका होगा भाई। ठीक है ना, आपके एनडीए के एग्जाम में आया था इस तरह से, तो आपने ध्यान रखना, ठीक है ना, कि प्रिसिशन उसका अच्छा होगा जो ज्यादा से ज्यादा छोटी वैल्यू मेजर कर पाएगा, जिसका लिस्ट काउंट सबसे छोटा हो उसका प्रिसिशन सबसे अच्छा होगा। ठीक है ना, क्यों, इससे फायदा क्या है मैं आपको बताना चाहूँ। एक अच्छे प्रिसिशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आप वैल्यू मेजर करोगे वो आपस में भी काफी क्लोज होंगी। जैसे एक एग्जांपल से देखो, ये एक निशाना लगा रहा है किसी आदमी ने, जब निशाना लगाया सारे के सारे एकदम बीचों बीच निशाने लगे और सारे के सारे आसपास भी है, ये नहीं कि एक दो बीच में लगे बाकी साइड में चलेगी। यानी ये जो भी बंदा है इसकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है और प्रिसिशन भी काफी अच्छा है, सारे के सारे जो वो एरो फेंक रहा है वो भी नजदीक है आपस में। जैसे इस दूसरे एग्जांपल को देखें, किसी का भी निशाना बिल्कुल बीच में नहीं लगा, एक्यूरेसी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सारे के सारे आपस में तो नजदीक है। यानी जो बंदा बार बार निशाना लगा रहा है उसकी जो वैल्यूज वो लगभग एक जगह आ रही है, यानी एक जगह आना, आपस में क्लोजनेस, इनका रीडिंग्स का आपस में क्लोजनेस, उसको भी प्रिसिजन बोल देते हैं। तो आपस में तो ये क्लोज है, यानी ये प्रिसिजन तो अच्छा है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। अब इस आदमी की बात करें, देखें एक्यूरेसी तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि देखिए बिल्कुल उसके नजदीक मिल रहा है, प्रिसिशन इतना अच्छा नहीं, थोड़ा सा लेफ्ट में थोड़ा सा राइट में। और इस बंदे का ना तो एक्यूरेसी अच्छी ना ही प्रिसिशन अच्छा, क्योंकि ना तो सारे सेंटर में लग रहे हैं और ना ही सारे आपस में नजदीक। ठीक है बेटा, प्रिसिशन का क्या दिमाग में रखना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम होगा सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा, प्रिसिशन सबसे अच्छा होगा। हाँ जी, चलिए उसके बाद बढ़ चलते हैं, हमारा अगला छोटा सा कंसेप्ट है, ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट आएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? कभी भी कोई नंबर आपको दिया जाए, किसी मेजर्ड वैल्यू से आए या कहीं से भी आए, तो आपको उस नंबर को देखकर आपको बताना होता है कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये होता कैसे सिग्निफिकेंट फिगर? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, ध्यान देना कौन कौन से, जितने भी वेरिएबल डिजिट्स हैं और एक लास्ट अनसर्टेन डिजिट। अब ये क्या मीनिंग मैं बताऊंगा। विच आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर मेजरमेंट, आप किसी मेजरमेंट से कोई नंबर ऑब्टेन करते हो, उसमें जितने भी डिजिट्स होंगे उन सबको काउंट करना है, टोटल करना है। पर ध्यान देना उसमें सारे के सारे डिजिट लेने हैं वो जो आगे हों और एक डिजिट वो जो अनसर्टेन हो। जैसे एग्जांपल्स में बताना चाहूंगा, लेट अस सपोज अब आपको कहा गया कि एक किसी चीज का जब आपने मास मेजर किया वो है 6.11 ग्राम। अब आपको पता है कि यार इसके अंदर 6 तो श्योर है, 6 किलो तो है ही, उसके बाद इस 1 के बारे में श्योर है, लेकिन ये जो लास्ट डिजिट है ना, अगर मैं बोलता हूं कि इस इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी बहुत भी खराबी हो तो सबसे पहले चेंज किस में आएगा? सबसे लास्ट वाली वैल्यू के अंदर आ सकते हैं। क्या पता वो 6.12 मेजर कर दे, क्या वो 6.13 मेजर कर दे, क्या वो 6.10 मेजर कर दे। यानी अगर अनसर्टेनिटी के चांस आने के चांस है, अगर किसी में गड़बड़ होने के चांस है, वो तो लास्ट वाला डिजिट है। तो क्या करना, आपने एक अनसर्टेन डिजिट लेना है और बाकी जिनके बारे में सर्टेन हो उन सबका सम सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। अब अनसर्टेन तो एक ही है यहाँ पर लास्ट, और उसके आगे कितने? 2, तो टोटल आपके पास कितने डिजिट हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आप बोलेंगे कि इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे अगर मान लीजिए एक आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो उसकी स्पीड 67 किलोमीटर पर आवर है, तो मुझे पता है ये 67 एकदम एग्जैक्ट है, यहाँ पर कोई गड़बड़ है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा अनसर्टेनिटी अगर आए इन फ्यूचर तो 7 में दिख सकती है, तो एक अनसर्टेन और बाकी सारे सर्टेन है, तो टोटल कितने डिजिट हुए? 2, 1 और 1 2, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैं बात करूं एक टाइम को मेजर किया गया 12.76 मेजर किया गया, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है।
लेंथ को मेजर किया, लेट अस सपोज 1.8 सेंटीमीटर आया, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, क्योंकि 1 और 2। अब हमें इसके रूल्स भी होते हैं सर, कैसे डिसाइड करें कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं कितने नहीं लेने हैं। तो चिंता मत करो यार, रूल्स है सबके, उन रूल्स की हेल्प से उनको आप आसानी से समझ सकते हो। चलिए जी, सबसे पहले रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कहीं पर आपको कोई नंबर लिखा मिले और उसमें एक भी जीरो नहीं आ रहा, सबको काउंट करना है। लेट अस सपोज जैसे 16 है, जीरो नहीं दिख रहा, डिजिट कितने देखो 1 और 2, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2। इसमें कहीं पर भी जीरो दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, डेसिमल आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, जीरो नहीं होना चाहिए कहीं पर भी उसके अंदर। तो जीरो नहीं है तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3, जीरो नहीं है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4। रूल नंबर फर्स्ट समझ आया। अगर उसमें नॉन जीरो मतलब वो नॉन जीरो डिजिट से जीरो नहीं आ रहा तो सबको काउंट कर डालो। फिर सेकंड रूल क्या है, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर मान लीजिए किसी नंबर में जीरो आ गया और वो बीच में है, ना तो सबसे आगे है ना तो सबसे पीछे है, बीच में है, उनको भी काउंट करोगे। जैसे 205 नंबर लिखा, अब जीरो आ गया, देख लो इसके अंदर बीच में है तो काउंट कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर नंबर 3। 3008 3008 बीच में आ गया तो काउंट करो, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4। 60,005 या फिर 60.005, तो यार डेसिमल आई ना कोई दिक्कत नहीं, जीरो बीच में आ गई, ना तो सबसे आगे ना तो सबसे पीछे, बिल्कुल काउंट किया जाएगा। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 5। इस तरह से ये रूल है। अगला देखिए, टर्मिनल्स जीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट अनलेस स्पेसिफाइड बाय अ लीस्ट काउंटर। ध्यान देना, क्या बोल दिया, टर्मिनल जीरो का मतलब जो सबसे लास्ट के अंदर जीरो आते हैं और वो नंबर भी विदाउट डेसिमल वाला होना चाहिए, उसमें कहीं भी डेसिमल नहीं दिखना चाहिए। अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं लगा हुआ और लास्ट के अंदर जीरो आ जाए उसको काउंट नहीं करोगे। जैसे देखिए 400 लिख दिया तो यार 400 में 2 जीरो लास्ट में आ गई, आप देख लीजिए, बीच में तो नहीं है, लास्ट में आ गई और डेसिमल भी नहीं है, तो आप इसको काउंट नहीं करोगे इन दोनों जीरो को, सिंपल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ये आ गया 3050, ध्यान से सुनना, तो ये लास्ट वाला जीरो एंडिंग में है, उसको काउंट नहीं करते और डेसिमल भी नहीं है, यानी 3 हुए ना, 1 2 3 सिग्निफिकेंट नंबर 3 पे। 20 प्लस माइनस 1 सेकंड लिखा गया है यहाँ पर, ध्यान देना, यानी हमारा मेन डिजिट तो ये है 20, तो ध्यान देना कितने लेंगे आप मुझे बताओ। अगर आप इसमें 1 ऐड करते हो तो ये 21 बन जाएगा और अगर एक सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये 19 बन जाएगा। ये तो मतलब है प्लस 1 का, एक बढ़ा दो या कम कर दो। अगर ये 21 बन गया तो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और 19 बन गया तो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे रूल्स है, आपको पता होना चाहिए बेटा। अगला रूल देखिए हमारा क्या है कि टर्मिनल जीरो दैट आर आल्सो टू बी द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। अगर मान लीजिए लास्ट में जीरो आ जाए और उस नंबर में डेसिमल दिख जाए तो सबको काउंट करना है आपने, डेसिमल दिखते ही सबको काउंट कर लेना है। देखिए 64.00, अब देखा जाए तो सर ये तो एंडिंग में, लास्ट में, अभी तो रूल पड़ा कि एंड वालों को हम कैलकुलेट नहीं करते, तो यहाँ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें डेसिमल दिख गया मुझे 64 पॉइंट दिखे। तो पॉइंट लगाने का मतलब क्या है, यानी ये वैल्यू कहीं एक्यूरेसी से मेजर की हुई है, ये कोई एक बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट से मेजर की है, तो यानी हम इनके बारे में भी सर्टेन है काफी हद तक, इसलिए ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे आपने देखा हो, कभी आपने गौर नहीं किया बेटा, 9वीं 10वीं के अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर भी, खासकर मैं बोलूं आपको ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल के अंदर बोला जाता था एक ऑब्जेक्ट को हमने 5 सेंटीमीटर पे रखा, कई किताबें लिखती थी ऑब्जेक्ट को हमने 5.0 सेंटीमीटर पे रखा, कई जगह लिखा होता है 5.00 सेंटीमीटर पे लिखा। तो अगर आपसे मैं पूछूं जनरली, आप बोले सर तीनों तो एक ही चीज है, 5 सेंटीमीटर बोल दो, 5.0 सेंटीमीटर बोल दो, 5.00 सेंटीमीटर बोल दो, बात तो एक ही है। अरे बात एक नहीं है भाई मेरे, ये वाला तीनों में फर्क है। क्या फर्क है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इस वाले इंस्ट्रूमेंट ने दी है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करो कितने, 3, इसके 2, इसके 1, ये फर्क है इनमें, एक तो सिग्निफिकेंट फिगर का, दूसरा एक्यूरेसी का, यानी ये जिस भी इंस्ट्रूमेंट ने मेजर किया वो डिजिट के, डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक भी एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, इसका ये मतलब होता है भाई, ठीक है। इसलिए आपने डेसिमल वाले जीरोस को भी काउंट करना है। जैसे 3.60 लिखा, डेसिमल दिखे इस नंबर में, ठीक है ना, जीरो से पीछे है कोई दिक्कत नहीं, काउंट करेंगे 3 के 3, 1 2 3 4 5 के 5 काउंट करेंगे क्योंकि डेसिमल दिखे। उसके बाद अगला रूल देखें क्या, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर आपके पास कोई नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होगा, 0.06 0.09 कुछ भी होगा, 1 से छोटा हो, उस सिचुएशन में जो भी नंबर है हमारे पास उसमें सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट ढूंढो, मतलब जो जीरो नहीं है, उसके आगे जितने भी जीरो होंगे उसको भूल जाना। क्या बोल रहे हो सर, ऊपर से गया समझ नहीं है, चलिए देख लेते हैं। लेट अस सपोज नंबर है 0.0064,
ठीक है, यहाँ पर देखा तो मुझे 3 जीरो आगे दिख गई, 3 जीरो आगे दिखी, मतलब उसके बाद जस्ट 6 ही मुझे एक ऐसा नंबर दिखा जो जीरो नहीं है। तो ये तीनों जीरो जो 6 के आगे हैं ये काउंट नहीं होगी, सिंपली आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपके पास एक नंबर है 0.0850, तो ध्यान दीजिए अब इस नंबर में आगे भी जीरोज है और लास्ट में भी जीरो है। लास्ट वाले जीरो को काउंट करते हैं, बिल्कुल हाँ, जब डेसिमल आ जाए। तो मुझे यहाँ पर डेसिमल दिख रहा है, यानी लास्ट वाला तो काउंट होगा, लेकिन आगे वाले काउंट कभी नहीं करते, यानी इन दोनों को जाओ भूल। बाकी कितने बचे? 3 डिजिट बचे, दैट्स वाई सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 3। अब इस नंबर में देखिए 0.000250, जीरो का भरमार है, कभी बीच में भी दिख गया, साइड में भी दिख गया, आगे भी पीछे भी। तो हमें ध्यान देना, बीच वाला काउंट करना होता है, बिल्कुल ठीक है, यानी इसको तो काउंट करूंगा। लास्ट वाला काउंट होना हो, ये डेसिमल डिसाइड करता है। तो डेसिमल नंबर में है तो लास्ट वाला भी काउंट होगा, और आगे वाले तो करने ही नहीं है। तो आपके पास लास्ट 4 डिजिट है जिनको काउंट किया जा सकता है, दैट्स वाई सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। चलिए, रूल नंबर 6 क्या बोलता है? ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ यूनिट यूज पावर्स ऑफ 10 टू अवॉइड कंफ्यूजन। जब भी हमें एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना है, कोशिश कीजिए सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही रखो। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, उसमें 10 की पावर लिख दो। जैसे कि 2.700 मीटर लिखा है, लगभग 2.700 मीटर लिखा है। तो अगर मैं देखता हूं तो लास्ट में 2 जीरो है, लेकिन डेसिमल की वजह से काउंट करना पड़ गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और मुझे इसी नंबर को सेंटीमीटर में अगर लिखना है तो क्या करूं? सेंटीमीटर में लिखना है तो क्या करूं? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या होगा? 2 जीरो, डिवाइड वाला कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो सकते हैं। इसलिए क्या कीजिए, नंबर को एज इट इज रहने दीजिए, 2.700। 100 से जो मल्टीप्लाई किया उसको 10 की पावर में लिख दो, 10 की पावर 2 लिख दो, क्योंकि 10 की पावर्स को कभी भी काउंट नहीं करते। अगर किसी नंबर में 10 की पावर मल्टीप्लाई कर रखी है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। तो ये 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है आगे वाले। अगर इसी को किलोमीटर में बदलना है तो मुझे पता है 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो उस डिवाइड वाले 1000 को मैं क्या करता हूं, 10 की पावर -3 लिख देता हूं, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज नहीं करना मुझे, सिग्निफिकेंट नंबर उतने ही रखने आपने, ठीक है, ध्यान रखना इस रूल को। एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये रिजल्ट ध्यान देना कि एग्जैक्ट नंबर्स आर एदर डिफाइंड नंबर, एग्जैक्ट नंबर या जिसको कभी कभी हम डिफाइंड नंबर बोलते हैं, जो किसी रिजल्ट से आया, किसी को काउंट करके आया, जिनके बारे में आप श्योर हो। जैसे, ठीक है ना, दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, उनके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। जैसे मैंने बोला 1 दर्जन, मैंने बोला कि मुझे 1 दर्जन केले दो, मुझे पता है ये 1 दर्जन है, 12 है, 12 से कम क्या होंगे, 12 से ज्यादा क्या होंगे, मैंने एकदम गिने हैं उसको अच्छे से। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने बेटा? इन्फिनिटी, यानी ये बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है, इन्फिनिटी तक आप बता सकते हो। मैंने बोला 1 घंटे में 60 मिनट है, तो यार ये तो पक्का है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ना ज्यादा ना कम, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इन्फिनिटी होंगे। तो यहाँ जीरो का कोई लॉजिक नहीं है आगे पीछे। अगर आपके पास कोई नंबर है वो विद एक्यूरेसी हो, यानी आप बोल सकते हो जो एग्जैक्ट हो, जो कभी नहीं बदलता, उनके लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? इन्फिनिटी। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर ही तो होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी। अब बोलते 45 बच्चे बैठे हैं क्लास के अंदर, सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी, ठीक है ना, चाहे वो डेफिनेशन से आए चाहे वो काउंटिंग से आए, सबके लिए बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? इन्फिनिटी होते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक चीज और ध्यान दें, अगर मान लीजिए कभी भी कोई रीडिंग आपको कहीं से आती है, किसी इंस्ट्रूमेंट से मिलती है, उसके पीछे जीरो लगे हों और साथ में डेसिमल भी ना हो, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 3400 मीटर, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, मीटर लिख दिया मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया हुआ है, तो इन दोनों को भी आप काउंट कर लोगे, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4 होंगे, अगर ये किसी रीडिंग से आता है तो। अगर रीडिंग से नहीं आता तो मैं सिंपली लिखता, जैसे 3400 मैंने नंबर लिख दिया, तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लास्ट के 2 जीरो को काउंट नहीं किया जाता। तो ये थे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के रूल्स। एंड इसके बाद एक कंसेप्ट और देख लेते हैं, आज की वीडियो का लास्ट कंसेप्ट है राउंडिंग ऑफ का, ठीक है ना, राउंडिंग ऑफ को भी देख लेते हैं क्या होता है, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या? आपके पास कोई भी एक नंबर हो, उसमें कुछ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट फिगर हो, लेट्स सपोज 4 है, 3 है, 2 है, आपको उसको किसी पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट नंबर से किसी दूसरे में बदलना हो। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने कैलकुलेट किया, ये नंबर आया कुछ इस तरह से, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा डिजिट रखा जाए, मैं सिर्फ इसको डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक रखना चाहता हूं, तो मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज राउंडिंग ऑफ, उसी को राउंडिंग ऑफ कहा जाता है। कैसे किया जाता है ये राउंडिंग ऑफ? इसके रूल्स बड़े सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। रूल नंबर 1, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, ड्रॉप किसको करते हैं? देखिए, जैसे मुझे इस नंबर को यहां तक रखना है, मुझे यहां तक रखना है, तो मुझे 9 को ड्रॉप करना पड़ेगा, इसी को तो छोड़ना है। तो जो नंबर टू बी ड्रॉप की बात करें वो इसकी बात करें, कहते हैं कि अगर जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है वो 5 से कम है तो क्या करेंगे, उसके आगे वाला अनचेंज रहेगा। आगे वाला बोले तो ये 3,
ड्रॉप 9 को करना है तो उसके आगे वाला कितना होगा, तो 3। जैसे नंबर देखिए, मुझे कहा गया कि मुझे 3 डिजिट तक रखना है इसको, तो 64.62 में मुझे 3 डिजिट तक रखना है, मुझे 6 तक रखना है, तो नंबर ड्रॉप कौन सा करना पड़ेगा, 2 को करना पड़ेगा। अब 2 5 से छोटा है, बिल्कुल हाँ 2 5 से छोटा है, तो 6 में यानी इसके आगे वाले में कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसको 64.6 रखेंगे। ठीक है, जैसे मुझे फिर इसमें देखा 3.651, मुझे यहाँ इसको 3.65 तक रखना है, मुझे 1 को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैंने देखा क्या ये 1 5 से कम है या ज्यादा, ये तो कम है तो इसको छोड़ दो, आगे वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3.65 एज इट इज। ठीक है ना। अगला देखें कि 546.3 मुझे 3 डिजिट तक रखना है, मुझे इस 3 को ड्रॉप करना है, और मैंने देखा ये तो 5 से छोटा है, छोड़ दो इसको, आगे वाले को चेंज मत करो, तो इसका क्या बन गया, सिंपली बन गया 546। ठीक है। अच्छा, अगर ये 5 से बड़ा आ जाए तो गड़बड़ होगी। देखिए, अगर जिस ड्रॉप को आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो और वो 5 से बड़ा आ जाए तो वो अपने आगे वाले में चेंज ला देगा, उसको एक बढ़ा देगा। जैसे कि 3.479, मुझे इस 9 को ड्रॉप करना है, और मैंने देखा ये तो 5 से बड़ा है, तो क्या करो, 9 को छोड़ दो, ड्रॉप कर दिया, लेकिन आगे वाले को एक बढ़ा दो, 7 की बजाय क्या कर दो, 8 कर दो, तो आपके पास क्या बन गया, 3.48। ठीक है। जैसे 93.46 है, मुझे यहाँ पर इस 6 को ड्रॉप करना है, मैं सिर्फ 4 तक रखना चाहता हूँ, तो अगर मुझे इसको ड्रॉप करना है तो सबसे पहले मैं देखूंगा इसकी औकात क्या है, क्या ये 5 से बड़ा है या छोटा है। तो 5 से बड़ा निकला, 5 से बड़ा निकला तो इसको तो छोड़ देंगे, लेकिन ये आगे वाले पे असर डाल जाएगा, ये 4 को 5 कर जाएगा, तो 93.5 हो गया। ठीक है। ऐसी 68.3.7 है, तो मुझे इस 7 को गायब करना है, तो मैंने देखा ये तो 5 से बड़ा है, ये तो निकल जाएगा, लेकिन आगे वाले पे इफेक्ट छोड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 684। तो इस तरह से हम इसका रूल का यूज करते हैं। ये 2 रूल थे, फर्स्ट और सेकंड कब था, अगर नंबर 5 से कम हो जिसको हमें ड्रॉप करना है, या नंबर 5 से बड़ा हो जिसको हमें ड्रॉप करना है। और अगर वो 5 हो तो क्या गड़बड़ होगी, देखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, वो 5 है जिसको हमने ड्रॉप करना है, फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन नॉन जीरो, लेकिन 5 के आगे वाले को देखा मैंने, क्या वो जीरो है या नॉन जीरो है। अगर वो क्या है, जीरो के अलावा कोई है, तो आगे वाले को बदल दो। क्या बोल रहे हो, दोबारा से बोला, जिस नंबर को आपने ड्रॉप करना है उसको देखा, अच्छे से देखा आपने, वो तो निकला 5, फिर क्या किया, फिर आपने 5 के आगे देखा कि 5 के आगे क्या दिख रहा है नंबर मुझे। अगर आपको 5 के आगे कोई भी नंबर दिख जाए जीरो के अलावा, 5 के आगे कोई भी नंबर दिख जाए जीरो के अलावा, तो चुपचाप छोड़ दो सबको और प्रीसीडिंग को एक बढ़ा दो। प्रीसीडिंग को एक बढ़ाने का मतलब जैसे 62.354 ऐसे दे रखा है, मुझे इस 5 को ड्रॉप करना है, ये 5 को मुझे ड्रॉप करना है। तो सबसे पहले मैंने देखा ये तो 5 निकला, ये तो ना तो लेस है ना तो ग्रेटर है। फिर मैंने उसके आगे देखा तो मुझे जीरो के अलावा कोई दिख गया, मुझे 4 दिखा, जीरो तो नहीं है, तो यानी इसको तो मैं दे देता हूँ, पूरे को ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन ये आगे वाले पे इफेक्ट डाल जाएगा, ये 3 को बना देगा 4, तो ये 62.4 बन जाएगा। ऐसी 9.6552 है, तो देखिए मुझे यहाँ तक रखना है, मुझे इसको ड्रॉप करना है, ध्यान देना इस 5 को। तो मैंने देखा ये तो 5 के बराबर है, ना तो कम ना तो ज्यादा। फिर उसके आगे देखा जीरो से ये अलग है, कोई 2 है, तो क्या कर दो, इस 52 को तो मैं भूल जाऊं, लेकिन आगे वाले को बढ़ा देंगे, 9.66 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज। यानी आपको नॉन जीरो नंबर दिख जाए तो आप उसको तो ड्रॉप कर दो, आगे वाले को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जिस नंबर को ड्रॉप करना है वो 5 है और उसके आगे जीरो दिख जाए, तो क्या करना आपने, ध्यान से सुना, फॉलोड बाय द जीरो और नथिंग या कुछ ना हो, द लास्ट रिमेनिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ओड बट लेफ्ट इट इज व्हेन इवन। अरे अब ये क्या रूल कर दिया सर, जीरो तो अलग रूल है। देखिए क्या, जैसे इस नंबर की बात करें तो मैंने इस नंबर को देखा, मैंने इसको ड्रॉप करना था 5, इसके आगे तो जीरो आ गया, क्या करें, कौन सा रूल लगाए, पीछे वाला तो नॉन जीरो के लिए था। अब जीरो आने पर आगे वाले को देखना, आगे वाला अगर ओड मिले तो बढ़ा दो 1, 53.4 कर दिया, और आगे वाला अगर इवन मिले तो क्या करना आपने, बढ़ाना नहीं। जैसे इसमें बताओ मुझे, मैं बड़ा करके लिखता हूँ 9.455, मुझे इसको ड्रॉप करना है, ठीक है ना। तो ये तो 5 के बराबर है, आगे कुछ नहीं तो मैं जीरो लगा दूं, है ना। तो जीरो लगाया, अब क्या करूं, इसको देखता हूं, इसके आगे वाले को, ये आ गया ओड आती है, इसको बढ़ा दो, ये बन जाएगा 46। ठीक है, जैसे एक नंबर लिखा मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 782.5, मुझे इसको ड्रॉप करना है, इसको छोड़ना है। तो मैंने देखा ये तो 5 है, आगे कुछ नहीं तो जीरो होगा, तो क्या करता हूँ मैं इसके आगे वाले का देखता हूँ, अगर ये इवन आ गया तो इसको एज इट इज रहने दो, तो यानी ये आपके पास 782 ही रहेगा, ठीक है ना। तब 5 के आगे वाला देखो इवन है या ओड है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो बेटा ये था हमारा
किसका, सिग्निफिकेंट फिगर का और राउंड ऑफ का। अब कैलकुलेशन में इसके यूजेस होते हैं भाई बहुत सारे, हम जनरली ध्यान नहीं देते। जब भी हम किसी चीज़ों को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या अगर बात मल्टीप्लाई की हो या डिवीजन की हो, हम वहाँ पर सिग्निफिकेंट रूल्स को भूल जाते हैं यार, जनरली इग्नोर कर देते हैं। अब सर इनके भी क्या रूल होते हैं, हमने तो कभी सुना नहीं। अरे रूल होते हैं क्या, द फाइनल रिजल्ट वुड राउंड टू द सेम डेसिमल प्लेस एज द लीस्ट प्रिसाइज नंबर। जब भी किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उनमें जो सबसे सबसे कम डेसिमल पॉइंट वाला हो आंसर उसी में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे इन 3 नंबर्स को जोड़ना है, तो बताओ सबसे कम डिजिट किस में। देखिए इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो आपका आंसर किसके अंदर होना चाहिए, आपका जो भी आंसर आए उसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, क्योंकि इनमें सबसे कम वैल्यू वाला ये है, मतलब डेसिमल के बाद सबसे कम इसके अंदर डिजिट है। तो इसका जैसे सम आया 107.384, लेकिन मुझे यहाँ तक नहीं रखना, मुझे डेसिमल के बाद सिर्फ इस डिजिट को रखना है, मुझे 8 को ड्रॉप करना है। तो मुझे अगर 8 को ड्रॉप करना है तो मैंने चेक किया कि यार 8 अभी भी रूल पड़ा 5 से बड़ा होता है, अगर ये 5 से बड़ा है तो इसको भूल जाओ, आगे वाले को एक बढ़ा दो, तो क्या बन गया 107.4। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मैंने 19 में से इसको माइनस किया और इसको माइनस किया, तो आंसर किस में लिखूं यार। अब मुझे बताओ कि सब इन नंबर्स में इसके बाद एक भी डेसिमल के बाद एक डिजिट नहीं है, 0 है, इसके बाद डेसिमल के बाद 3 है, इसमें डेसिमल के बाद 1 है, तो आपके आंसर में देखो, आपके आंसर में तो डेसिमल के बाद 3 आ गई, कौन सा रखा जाए। तो इनमें देखो सबसे छोटा मतलब जिसके अंदर डेसिमल के बाद वाले पॉइंट कम हो। अब इसके अंदर तो डेसिमल के बाद 0 है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 0 आने चाहिए। आपने इसको सीधा राउंड ऑफ करके 2.8 को सीधा 3 लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। अगर मैंने बोलता हूँ 4.1 है, इसमें मैंने ऐड किया 23.32, मैंने इसके अंदर ऐड किया 4.211, तो जो भी आंसर आएगा उस आंसर के डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिखने चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसके अकॉर्डिंग 2 है, इसके अकॉर्डिंग 3 है, तो यार सबसे कम वाला देखो, सबसे कम ये है, यानी इसमें डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट होना चाहिए, तभी वो आंसर सबसे करेक्ट होगा, सबसे सफिशिएंट होगा, प्रिसाइज होगा। बिल्कुल सेम रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी है, फाइनल के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। जैसे देखें आपने मल्टीप्लाई किया 1.5 को 3.67 2.986, तो इसमें डेसिमल के बाद 1, इसमें 2, इसके अंदर 3, तो हमें कौन सा रखना है। इस केस में क्या करोगे, अब इस केस में आपने ध्यान देना सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग करना है आपको, ठीक है ना। इसमें हमने डेसिमल के बाद वाला पॉइंट नहीं देखना, हमने देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें 3 है, इसमें कितने 4 है, तो आपका आंसर जो होगा वो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा। तो अगर इसके सबसे कम 2 है तो आपका आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा। आपने डिवाइड किया 6.579 को 4.56 से, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसमें 3 है, तो आपके आंसर में कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए, यानी जो कम वाला है उसी का सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का रोल है, यहाँ पर डिजिट आफ्टर डेसिमल का, डिजिट आफ्टर डेसिमल का। तो क्लियर यहाँ तक सब बच्चों को, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक करेंगे, कल का जो कंसेप्ट होगा वो एरर का होगा, एरर क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, एरर न्यूमेरिकल में भी काम आता है, आप देखेंगे, मैं बताऊं, गारंटी लेता हूं आपको इस बार वाले एग्जाम में चाहे पेंडी का दो चाहे एयरफोर्स, आपको एरर पे एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो कल वाली क्लास बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में अच्छे कमेंट जरूर बताना कि आपको वीडियो क्या लगी, कोई कमी लगी, कोई आइडिया, कोई सजेशन, जो भी हो बिल्कुल आप कमेंट में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।